अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बस में। हूं लियाकत और आज पिंडी में ओडीआई मैच स्टार्ट हो चुका है। बॉलिंग का फैसला किया इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट फ्रॉम बाबर आजम। अब देखते हैं फैसला किस हद तक दुरुस्त साबित होगा। बड़ी हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की टीम में काफी ज्यादा जो है आपको चेहरे बदले हुए नजर आएंगे। हारिस सोहेल का कहा जा रहा है कि वो पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे, वो भी नहीं खेल रहे। उसामा मीर नहीं खेल रहे, एहसान उल्लाह नहीं खेल रहे, सलमान अली आगा को खिलाया गया, अब्दुल्ला शफीक नहीं खेल रहे। और न्यूजीलैंड के हवाले से भी बात की जाए तो न्यूजीलैंड का भी मोर और लेस कोई ज्यादा अनएक्सपेक्टेड स्क्वाड नहीं है। इस स्क्वाड में डेरिल मिचेल भी हैं, चैपमैन भी हैं, टॉम लेथम भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको वेरिएशंस नजर आएंगी। टी20 क्रिकेट में आपको देखने को मिलेगा कि ओपनर्स अलग होते हैं और आपको ओडीआई में वही ओपनर्स आपको पिछले नंबर्स पे खेलते हुए नजर आएंगे। तो वेरिएशंस होगी, लेकिन मोर और लेस दोनों टीम्स का स्क्वाड एक ही है। फखर जमान पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग करेंगे, उनके साथ देंगे इमामुल्लाह की। इमामुल्लाह के बाद तीसरे नंबर पे बाबर आजम और उसके बाद मोहम्मद रिजवान के बाद शान मसूद को टीम में डाला गया। ये वही शान मसूद है जो कि मिकी ऑथर के बड़े करीबी हैं और अब लगता ही है कि मिकी ऑथर की मौजूदगी में उनको स्पेशली ओडीआई की टीम से ड्रॉप करना या टेस्ट टीम से ड्रॉप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और इसी वजह से शान मसूद को अब यहां पे भी हमें देखने को मिला और ये शान मसूद हमें आगे भी जाके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान जो कि इंजर भी हैं, फुली फिट भी नहीं है, लेकिन वो भी खेल रहे हैं। हारिस को नहीं खिलाया गया और ये मोहम्मद रिजवान की इंजरी, हमारी दुआ है कि उनकी इंजरी जो है वो जल्द अज जल्द ठीक हो, लेकिन जब वो केयर नहीं करेंगे तो ये इंजरी बढ़ भी सकती है। आगा सलमान अगेन बाबर आजम के दोस्त हैं तो उनको क्यों ना रखा जाए, तो रखा गया उनको। आगा सलमान साहब अभी बॉलिंग भी करवा रहे हैं। शादाब खान मौजूद है, मोहम्मद नवाज मौजूद है, शाहीन, नसीम शाह और आरिफ रऊफ। जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 121 रन बना लिए, एक विकेट लेने में कामयाब हुए। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी विकेटलेस रहे और बाकी तमाम तर बॉलर्स विकेटलेस रहे। एक बॉलर ने आज बड़ी हौसला अफजा बॉलिंग किया जो नसीम शाह ने आज कमाल की बॉलिंग की है और कुछ मेडन ओवर्स भी करवाए उन्होंने और आज लग रहा था कि वो प्रॉपर गुस्से में हैं और प्रॉपर एफर्ट कर रहे हैं और यही एफर्ट हमें चाहिए। जब आप एफर्ट नहीं करेंगे आपको बेंच पे बैठाया जाए और बेंच से जब आप वापस आएंगे तो आप एफर्ट करेंगे, क्योंकि नसीम शाह पीएसएल में भी और पीएसएल के बाद भी अफगानिस्तान की सीरीज में जब भी वो बॉलिंग टैंक लीड कर रहे थे वहां पे भी वो प्रॉपर हमें कलर में नजर नहीं आए। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की टीम की, चैट बॉयज वहां पे मौजूद हैं, विल यॉन्ग जो कि सेंचुरी बना चुके हैं, डेरिल मिचेल हैं, टॉम लेथम हैं, मार्क चैपमैन हैं, हेनरी निकोलस, रविंद्रा उस टीम में खेल रहे हैं, एडम मिलन हैं, इस सोजी, मैट हेनरी एंड ब्रैडली टिकनर। और ये बड़ी जबरदस्त आज जंग होगी और मैं समझता हूं कि जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रही है लग ये रहा है कि 300, 340, 350 कर सकती है न्यूजीलैंड की टीम। क्या पाकिस्तान चेस कर सकेगी? ये वही पाकिस्तान है जो कि मिसबाह उल हक के जमाने में आपको याद होगा कि इनका चेस में रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन अगर पहले बैटिंग करते हुए 200 भी बनाते थे तो सईद अजमल अपनी जादुई बॉलिंग से वो तमाम तर रन जो है उनका दिफा करते थे। इस वक्त इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कशन कर, लेकिन हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है वन एंड ओनली अली ताबिश। अली, वेलकम करते हैं आपको। और रावलपिंडी में अब मैच स्टार्ट हो चुके हैं, क्या समझते हैं? आगाज तो बड़ा शानदार हो चुका है न्यूजीलैंड की जानिब से। थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, शुरू में करता हूँ, आपने अभी मिसबाह एरा की बात की जहाँ पे सईद अजमल जादू जगाते थे, तो सईद अजमल के साथ भी एक बॉलर होता था जो प्रेशर डाल रहा होता था और सईद अजमल आगे विकेट ले रहे होते थे। सईद अजमल की अपनी वेरिएशंस भी थी, अपना कमाल भी था। वैसे आज के पहले 10 ओवर्स में वो देखने को मिला कि नसीम शाह ने जो बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल बॉलिंग कराई। याद है मैंने एक बार पहले शुरू में कहा था नसीम शाह का काम है इकोनॉमिकल बॉलिंग कराना, और वो उन्होंने कराई। 3 ओवर्स 2 मेडन्स तो पहले 3 ओवर्स में थे उनके, 3 रन टोटल दिए हुए थे। चौथे ओवर में भी 2 मिसफील्ड के रन बन गए, एक चांस मिस हो गया हल्का सा, बट उसको वहां से रेसिप्रोकेट करने के लिए शाहीन शाह विकेट नहीं ले पा। चांस उन्होंने भी क्रिएट किया, कैच उनकी बॉल पे भी ड्रॉप हुआ, स्लिप का कैच था, मिस हुआ, हाथ लग के निकला। लेकिन जो हंटिंग इन पेयर्स वाला वसीम वकार का, सईद अजमल रहमान का, और वो एक कॉन्सेप्ट जो बड़े अरसे से हमारे पास चला आ रहा था आसिफ आमिर वाला, तो वो वहां जहां पे नसीम ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ था, शाहीन को कैपिटलाइज करने की कोशिश शाहीन भी पूरे कर रहे थे, लेकिन शाहीन वाज गोइंग फॉर रन्स। चांस क्रिएट हुआ, नहीं एक्सेस कर सके। मोर इंपॉर्टेंटली ओडीआई क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो देखना इस ओडीआई क्रिकेट में वो होती है फील्डिंग।
क्योंकि फील्डिंग से सिर्फ आपने रन्स रोकने नहीं होते, आपने फील्डिंग से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होती है, और वो आज पाकिस्तान की टीम में अभी तक जो 23-24 ओवर हो चुके हैं बहुत लैकिंग नजर आ रही है। मिसफील्ड्स के हम रन दे चुके हैं, ओवर थ्रोज दे चुके हैं, हम रन आउट्स मिस कर चुके हैं, हम कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं। डिफिकल्ट थे, बट दैट्स हाउ यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, राइट? अगर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आपकी टीम में कहने को बहुत अच्छे फील्डर हैं। शादाब खान पिछले मैच में कैच छोड़ दिया था, जानलेवा साबित हो गया, चैपमैन ने 100 मार दिया, गेम हार गए, ठीक है? तो इतने अच्छे फील्डर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो कैच छोड़ेगा। फखर जमान से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो कैच छोड़ेगा भी तो बाउंड्री रोक लेगा। आज उन्होंने बाउंड्री रोकने की कोशिश की और अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा किया। शादाब उस थोड़ा सा फील्डिंग में आई नो कॉन्फिडेंस उनका लैक नजर आ रहा है कि वो जिस कॉन्फिडेंस उनका पूरा नजर भी आ नहीं, मतलब हाँ, बॉलिंग में भी वो खैर कोशिश कर रहे हैं, 2 गेंदें अच्छी करा के 4 गेंदें नॉर्मल कराना इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट। आपको यू हैव टू कंटेन योरसेल्फ। तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इन पूरी सीरीज में। ऑन दैट नोट कि आपने जहां पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, आपको रनआउट्स करवाने पड़ते हैं, इंड्यूस करने पड़ते हैं अपनी टाइट फील्डिंग से। आपको चांस मिल जाता, जैसे दिया था इन्होंने, न्यूजीलैंड की टीम ने दिया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली नवाज की थ्रो थी और बैट्समैन के बैट से लग के बॉल रुक गई। कुड हैव गॉन टू द स्टंप्स, हमें नहीं पता क्या होता क्योंकि बॉल उससे पहले ही रुक गई डिफ्लेक्ट करके। लेकिन ऐसी चीजें आपको क्रिएट करनी पड़ती हैं, आपको ओवर थ्रोज नहीं देने होते जबरदस्ती की। एक बॉल थी नसीम शाह के, चौथे ओवर की पहली बॉल, कोई रन नहीं था बॉल पे, थ्रो हुई, विकेट्स को लगी, बॉल चली गई डिफ्लेक्ट करके, बैकअप फील्डर ने मिस कर दी, 2 रन बन गए। अब जिस बॉल पे कोई रन नहीं होना चाहिए था, 2 रन बन गए। और जहां पे विकेट निकल सकती थी नसीम की, वो ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटी वहां से मिस कर गई ना। आप कैपिटलाइज नहीं कर पाए उस अपॉर्चुनिटी पे जो आपने क्रिएट की हुई थी। तो लैक लस्टर फील्डिंग, मिस्ड चांसेस, ओवर थ्रोज बिल्कुल टीम के लिए अच्छी अच्छा, बात ये नहीं। नसीम ने आज बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। मैं यहाँ पे आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में भी आए थे तो हमने बात की थी। अक्सर मैं बात करता हूँ कि नसीम शाह वो वाले नसीम शाह नहीं है जो आज से 4 महीने 5 महीने पहले थे। अब ये वो खबरें शबरों में आते हैं को, क्या नाम है उस लड़की का, उर्वशी समथिंग लाइक दैट। कभी उसको प्रपोज कर रही होती है, फिर नसीम शाह इधर से कोई टिकटॉक Happy birthday, thank you, हैप्पी बर्थडे, वो बल्कि इंस्टाग्राम पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे वो चीजें चल रही होती हैं। नसीम थोड़े से ऑफ फील्ड एक्टिविटीज में चले गए थे, जिस तरह उमर अकमल, कामरान अकमल के जो भाई हैं और अहमद शहजाद, ये लोग चले गए थे। तो अब ये नसीम शाह, मेरा ख्याल है कि वो दचका जरूर लगा होगा T20 में बाहर बैठने का। देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये मैं शायद पहले भी पता नहीं कह चुका हूं या नहीं। आई डोंट थिंक नसीम शाह शुड बी प्लेइंग T20s। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए लीग्स उन्होंने खेलनी है, नो वरीज, भी खेल चुके हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। लेकिन मेरे अपने हिसाब से नसीम शाह को, क्योंकि बिकॉज आपने अगर नसीम शाह के ओवर देखे, नसीम शाह के पहले 3 ओवर्स में लाइन थी और स्विंग थी। ये 2 चीजें नसीम शाह के पास पहले से हम देखते आए हैं, उनकी नपी तुली बॉलिंग और उनकी स्विंग आफ्टर पिचिंग स्पेशली। ये दोनों आपको किस फॉर्मेट्स में रिक्वायर्ड है, ओडीआई में और टेस्ट में। आई थिंक अगर नसीम फोकस करें अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सिर्फ टेस्ट और ओडीआईस, वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे इन 2 फॉर्मेट्स में, बजाय से कि वो T20 में जान मार के तो आपने खेले तो टोटल 32 ओडीआईस खेले हमने 2019 के बाद। 23, ये 24वां ओडीआई होगा। यस, टोटल मिला के 19 के बाद की बात, 19 के बाद देख रहा था चार्ट, 32 खेले आई थिंक सो। वो अच्छा, उसमें से आपके 3 जिम्बाब्वे के खिलाफ, 3 नेदरलैंड्स के बाद की, 20 के बाद के, तो नेदरलैंड्स के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ। तो आपके पास कुछ पीछे जो बचते हैं वो कोई 14 कंपैरेटिव मैचेस बचते हैं। लेकिन उन 14 को जीतना, ठीक है, उसमें परसेंटेज अपनी हाई रखना, उसमें अपनी स्टैट्स को बेहतर करना, अपनी एवरेजेस को ऊपर रखना, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना, ये बहुत अच्छा मौका होता है। तो वो सब कुछ तो आप अचीव कर लेते हैं, लेकिन जहां पे जरूरत होती है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके उस पर कैपिटलाइज करने की, वो मिसिंग बहुत स्ट्रांग। आपकी बातों से एक सवाल बनता है कि हर शख्स T20 क्यों खेलना चाहता है? कोई स्टारडम की वजह से खेलना चाहता है, स्टारडम, मीडिया, फॉलोइंग की वजह से खेलना चाहता है। व्हाट इज द रीजन? आपको अपनी कैपेबिलिटीज को पता होना चाहिए। ये नसीम शाह जब स्टार्ट में आए थे, ये टेस्ट क्रिकेट में कितने इफेक्टिव थे, उसके बाद आपने इनको ओडीआई में डाला, ही वाज वेरी वेरी इफेक्टिव। लेकिन जब एकदम से आप उसको फॉर्मेट चेंज करके T20 में डालेंगे तो कैसे बंदा एडजस्ट करेगा? देखिए, स्विच करना, क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट खेलता भी हूँ, एक चीज स्विच करना ना बड़ा एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। माइंडसेट की गेम होती है बहुत स्ट्रांग। नसीम शाह भी, ही इज यंग, ही इज 21 आई थिंक प्रोबेबली।
वो माइंडसेट कितना क्विकली आप चेंज करके अडेप्ट कर लेते हैं टू द फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस और टाइम दोनों की बहुत रिक्वायरमेंट है। रब्बानी साहब हमारे साथ मौजूद है जी, मसूद रब्बानी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। रब्बानी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। रब्बानी साहब इस वक्त चल रही है नसीम शाह की, तो नसीम शाह के हवाले से आपको बताते चले कि नसीम शाह के हवाले से सिकंदर बख्त ने एक बात कही थी। वो ये कही थी कि एक क्रिकेटर तो ऐसा है जो शेव करता रहता है। सो रब्बानी साहब आज नसीम शाह ने क्या सिकंदर बख्त साहब को जवाब दिया या फिर वो वाकई फॉर्म में आ चुके हैं? एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्रॉब्लम हमारा ये है कि पुरानी कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन यहाँ पे उलट है। यहाँ पे ये होता है कि किसी भी तरीके से क्रिटिसिज्म करके और किसी तरह इंडक्ट करने वाली बात है। अपनी 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 फील्डिंग सेट करने के लिए बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एक सेक्टर ऐसा है, और आज आपने क्योंकि बता ही दिया कि उनका तो वो कराची से हैं, तो वो खामखा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज जस्ट 20 years old, 20 and a half, 21 में आ गया है। तो वो उसने अभी उसका ही हैव अ लॉन्ग टाइम तो वो प्रूव करने के लिए, और उसके अंदर एबिलिटी है, उसमें टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, और उसने प्रूफ भी किया है। और यहाँ सिर्फ यहाँ भी नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में भी किया है। अब रहेगी बात कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, पर्सनल कैपेसिटी के अंदर मैं किसी को ये कुछ कह नहीं सकता। ये हम लोगों का एक वतीरा रहा है कि हम किसी को उड़ाना हो तो उसकी पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर आ जाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर मियादाद ने जवाब कहा है कि बल्ले से जवाब दें, अगर इतना ही है उनको, तो वो आके एक सिकंदर साहब बड़े हैं, लेकिन वो अपने आप बड़ापन शो नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेट हम चीजों को उस स्नैच पे ले जाते हैं जहां से हमारी वापसी मुश्किल हो जाती है। रही उनकी परफॉर्मेंस की बात, तो यस, ही इज एब्सोल्युटली राइट कि वो बीच में थोड़ा सा उनका आ गया था प्रॉब्लम, बट ही इज कम बैक। उसमें थोड़ा इंजरी प्रॉब्लम भी उनको हो रहा है, बट ही इज व्हाट अ टैलेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये रवानी साहब इस वक्त मैच के ऊपर भी आपकी इनपुट ले रहे थे। बेसिकली तो मैच के ऊपर बात हो रही है। 141 रन बन चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड साउंड लग रही है, और वो एक विकेट भी मोहम्मद हारिस रऊफ ने बैगी पार्टन ली। और जिस तरह न्यूजीलैंड जिस स्पीड से रन बना रही है, लगता ही है कि 30 के करीब करीब, ये 30 ओवर्स के करीब करीब 200 भी बना सकते हैं, और एक बहुत हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। तो क्या पाकिस्तान फिर ये रन चेस करने में कामयाब होगा, नहीं होगा, क्या कुछ होगा इस मैच का? देखिए, पाकिस्तान को तो एक ये एडवांटेज तो है ना, होम क्राउड और होम ग्राउंड का। ये अभी आप कह रहे हैं स्कोर कर रहे हैं, ये तो अभी मिडिल पार्ट ओवर गेम चल रहा है ना। ये गेम जी 25 ओवर्स हो चुके हैं, मिडिल पार्ट ओवर में गेम में आ गया ना। तो आफ्टर 35 ओवर्स जो 40 का एरा होता है, उसके बाद आपके पास स्ट्रेंथ होती है, वो फिर आपकी जो पता चलता है कि एबिलिटी कितनी है। वंस अभी उनकी विकेट लूज नहीं हुए, उनकी विकेट जो उन्होंने ग्रैब की हुई है, वंस दे लूज द विकेट्स, देन आपको पता लगेगा कि उनकी कितनी है। और बैटिंग एतबार से अगर आप आएंगे तो सेकेंड हाफ में बॉल करना इट्स नॉट इजी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 50 ओवर्स, 20 ओवर्स गेम इज एंटायरली अ डिफरेंट सिचुएशन, बट द 50 ओवर गेम, क्योंकि 50 ओवर गेम के अंदर बॉल ज्यादा वेट हो जाएगा, और फिर आपको प्रॉब्लम आएगा बॉल करते हुए। और इन द नाइट फ्लड लाइट्स के अंदर गेंद करना इट्स नॉट इजी होता है सेकेंड हाफ के अंदर। तो पाकिस्तान में एबिलिटी है, बट अनफॉर्चुनेट मैं यहाँ चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर इंडक्ट होना चाहिए था एक नया नाम, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन लेट्स सी। आप किस नाम की सोच रहे थे, अब्दुल्ला शफीक की या किसी और की? यस, अब्दुल्ला शफीक होना चाहिए था, या फिर गुलाम मुस्तफा, क्या नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, कामरान गुलाम, लेकिन वो तो स्क्वाड में नहीं है। लेकिन वो उन्होंने पहले लिया था, उसका नाम रिजर्व में आया था, लेकिन नहीं लिया। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसको होना चाहिए था। ये सिचुएशन है हमारी। अभी की सिचुएशन ये कि वो अभी काफी ग्रिप्ट है। विलियमसन के आने से गेम में चेंज तो आती है। ठीक हो गया, विलियमसन के आने से गेम में चेंज आती है। अली, ये जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया गया, इसकी मेन रीजन आपको क्या नजर आती है? 2-3 वजूहात नजर आते हैं कि पिंडी की पिच हमेशा से बहुत रिस्पॉन्सिव रही है रन्स के हिसाब से। आज की पिच थोड़ी सी स्लो है। कमेंट्री में भी कहा गया था, पिच रिपोर्ट में भी, कि
टिपिकल पिंडी पिच है ये थोड़ी सी स्लो होगी, और थोड़ी सी स्लो मतलब स्लाइटली, फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले T20 की बात करें तो अगर वो पिच 100 पे थी तो ये पिच 85 87 पे रिस्पॉन्स दे रही है, तो थोड़ा सा स्लाइटली स्लोअर है। लेकिन प्रोबेबली 300 रन्स बनना और 300 चेज होना पिंडी की पिच पे, आई थिंक इट्स वेरी लाइकली, काफी प्रोबेबल है। प्रोबेबली जिस रन रेट पे वो चल रहे हैं, आई थिंक 320 325 तक का वो टारगेट सेट करेंगे, और पाकिस्तान के लिए चेज करना आई डोंट थिंक इतना मुश्किल होना चाहिए। उसकी एक वजह तो यह है कि आपके पहले 5 बैट्समैन जो खेलने आ रहे हैं वो सारे ओपनर्स हैं, तो उनके पास दोनों कैपेसिटी है, नई बॉल को भी खेलना और दूसरे थोड़े स्लाइटली ऑर्डर बॉल को भी खेलना। तो वो जिस फॉर्मेट में खेलते आ रहे हैं, अगर आप गौर करें, फखर जमान ओपनर, इमाम ओपनर, शान मसूद ओपनर, बाबर आजम भी ओपनिंग करते रहे हैं, रिजवान भी ओपनिंग करते रहे, तो पहले 5 बैट्समैन सारे ओपनर हैं। मेरी पिछले दिन इमरान नजीर से बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमारे जमाने में ओपनर जाता था तो उसके मुकाबले में ओपनर आता था। आजकल मिडिल ऑर्डर वाला जा रहा है तो उसके साथ भी ओपनर को हम एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए टॉप ऑर्डर में भी ओपनर, क्योंकि फॉर्मेट की जो स्विच की हमने बात की थी ना, फॉर्मेट से स्विच करना, तो अगर आप फॉर एग्जांपल मिसबा उल हक साहब ये बात काफी दफा कहते थे कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हूं, मेरी तीसरे ओवर में बारी आ रही है तो मैं जाके क्या करूंगा, ठीक है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम बचपन से देखते हैं और देखते हैं, हमें पता है कितनी वॉलेटाइल, कितनी अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट रिगार्ड फॉर्मेट की अगर बात की जाए, फॉर्मेट के हिसाब से आई थिंक लाइनअप जो गिवन है उसमें मेरे हिसाब से मुझे लगता है ऐसे है कि बाबर आजम 1 डाउन और 2 डाउन पे शान मसूद होंगे और उसके बाद रिजवान। नहीं, मेरा ख्याल है कि रिजवान को पहले ही रखा जाएगा, मैं आपको बताऊंगा वो बाद में क्यों रखा जाएगा। रब्बानी साहब, जो पहले टॉस का डिसीजन किया गया, अली ने तो अपनी रीजन बताइएगा कोई इसमें ये भी तो हो सकता है कि स्पिनर्स को हेल्प करने के लिए ये डिसीजन किया गया हो, क्योंकि धूप में थोड़ा सा स्पिनर्स को भी मदद मिलती है और रावलपिंडी में आज अच्छी खासी धूप भी थी। एक्चुअली देखिए, स्पिनर यही तो मैंने कहा ना, होम क्राउड और होम ग्राउंड का एडवांटेज। अब ये जब पिच बन रही होती है, क्रिएटर्स जो होते हैं वो बाकायदा तौर पे आपके साथ कंसल्ट कर लेते हैं, क्योंकि होम ग्राउंड जो होता है, होम ग्राउंड सॉरी, तो वो उनको पता होता है, कप्तान को ये बात मालूम होती है, कोचेस को ये बात मालूम होती है कि आपने किस किस्म की पिच के साथ जाना है, तो आपकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, उसके मुताबिक जाते हैं। लेकिन नाउ अ डेज क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी सेट हो गए, उसके मुताबिक बिल्कुल डेड पिचेस, जितना रावलपिंडी के बारे में एक दफा कहा गया था, उसमें इतनी सदाकत नहीं थी। ठीक है, पिच में प्रॉब्लम था, लेकिन इस तरह नहीं था जिस हमने पोर्ट्रे किया था। लेकिन अभी ये बात करें अली के, अनफॉर्चुनेट जो क्रिकेट है ना, उसके डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। 1 2 3 4 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। इंटरनेशनल एरा के अंदर डिफरेंट, आप टीमों में चले जाएं तो 1 2 1 डाउन, सेकंड डाउन, ये जो है ना कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया। इट्स टोटली साइंटिफिक वेज के अंदर ना क्रिकेट को अडॉप्ट किया गया है। अगर आप छोटी कंट्रीज जो अभी अपकमिंग है, जिसको ये जो आईसीसी के साथ जो उसमें है, जो एसोसिएट कंट्रीज है, उनकी जो क्रिकेट हो रही है, उससे मैं मिसाल से देना चाह रहा हूँ कि उनको ये 1 2 3 4 के कॉन्सेप्ट से निकाल दिया गया है, क्योंकि उनके पास वो सेटअप नहीं है जिसके ऊपर वो उस अंदाज में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सके। सेम पाकिस्तान को भी, मिकी ऑर्थर की स्पेशली बात बताऊंगा, जब से आए हैं तो ये आप देखें कि शादाब को उन्होंने, बॉलिंग उनकी वीकर लिंक में गई थी, क्यों उन्होंने उनको बैटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा दिया था। तो इसका मतलब ये था कि वो बॉलिंग भी भूल गए थे, वो अभी एक वक्त में इस्लामाबाद यूनाइटेड से ना ओपन भी करने आ गए थे। तो ये सूरत हाल इसलिए सेटलमेंट की जाती है कि आपका जो माइंड ब्रेकअप है ना, उसको क्लैरिटी मिले कि मैं स्टिक ना हूं। अब पिछले जमाने में आप चले जाए तो 6 नंबर का बैट्समैन सोच ही नहीं सकता था कि वो ओपन कर सके, हालांकि वो कर सकता था। ये ज्यादा दूर की बात ही रब्बानी साहब, ये तो 2015 से बैक की बात है ना। अच्छा रब्बानी साहब, थोड़ा सा मैच की तरफ वापस आते हैं सर। शादाब खान जो है ना, वो एक विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं, और जो यंग हैं वो 86 रन बना सके, सेंचुरी नहीं बना सके, लेकिन वो सुपर्ब खेले हैं। जो उनकी एवरेज थी 50 की, उससे भी ज्यादा खेले। यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप जी रब्बानी साहब, आप ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा था ना, यही देखें, अभी मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ अभी लेकर स्पिन फैक्टर आपके पास काम करेगा। अभी नवाज की जो बॉलिंग है ना, वो उसके 6 to 10 ओवर जो होते हैं ना, स्पेशली वो आपने देखने वाले रन भी कंटेन करता है और वो विकेट भी निकालता है। तो आपने ये अब सेम लाइक इसके ऊपर देखना है कि नॉट ओनली कि आप जो प्रॉब्लम हम देखते हैं, विकेट मिलनी चाहिए, नो डाउट विकेट बहुत एक गोल्डन चीज होती है, लेकिन वनडे के अंदर रन कंटेन करना बहुत बड़ी एबिलिटी है। अभी कहा ना 300 लग गया, अगर खुदा ना खाता 300 लगा ना, तो जितनी मर्जी आपकी 10वें ओवर बैटिंग हो ना, आपके ऊपर से 3 विकेट गिरी ना, तो आप अंडर प्रेशर आ
साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। सर शादाब खान अली विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं और शादाब खान के हवाले से बहुत ज्यादा सवालिया निशान थे। शादाब कब विकेट लेंगे, शादाब कब रन्स बनाएंगे। वैसे रब्बानी साहब ने तो बता दिया ना कि वो इस्लामाबाद की जानिब से हमने उनको बहुत सारी पोजीशंस में खेलते हुए देखा। वो बल्ला पकड़ के कभी ओपन आ जाते थे, कभी वन डाउन आते थे। लीग क्रिकेट के अलावा मुझे शादाब खान की आज तक वैसे कोई बैटिंग इतनी याद नहीं है कि कोई उन्होंने बहुत ही कंप्रिहेंसिव बैटिंग की हो। अगर आपको याद है तो आप उसमें रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन बॉलिंग जो है ना वो अब वो कर रहे हैं और वो बॉलिंग करेंगे तो तब भी रिजल्ट्स मिलेंगे। आज पहला विकेट ले लिया और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था। रिसेंटली वर्ल्ड कप में उनका जो 50 था वो आई थिंक काफी मॉन्यूमेंटल था पाकिस्तान के जीतने में और क्वालिफाई करने में। याद है आपको? बिल्कुल याद है। लेकिन ये कि शादाब खान इज अ हैंडी बैट्समैन, हैंडी बैटर। आपको ऐसे कि यार आपको अगर फॉर एग्जांपल आज अगर पाकिस्तान को 325 का टारगेट मिलता है, ठीक है, आपके 45 ओवरों में 275 के ऊपर 6 आउट है फॉर एग्जांपल, शादाब खान बैटिंग पे जाते हैं। शादाब खान के साथ एक प्रॉपर बैट्समैन खड़ा हुआ है, शान मसूद खड़ा हुआ है, मोहम्मद रिजवान खड़ा हुआ है, आगा सलमान खड़ा हुआ है, एनीवन इज देयर, ठीक है। इस ऐसी सिचुएशन में 5 में 50 चाहिए। वनडे क्रिकेट है, फील्ड थोड़ी सी ज्यादा खुली है और थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट है T20 क्रिकेट से, बट आप इतना रिलाय कर सकते हो शादाब की बैटिंग पे, जो हमने देख लिया उसकी बैटिंग, कि यार अगर 5 में 50 चाहिए और शादाब साथ खड़ा हुआ है तो ही विल कंट्रीब्यूट समथिंग टू दैट टोटल। तो वो एक रिलायबिलिटी शादाब ने थोड़ी सी पैदा कर ली है। उनकी बॉलिंग आई थिंक इतने ज्यादा रोल्स जब वो लीग क्रिकेट में कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप ऑफ कलर तो होते हो, यू कैन नॉट डू एवरी जॉब योरसेल्फ, ठीक है। लेकिन अब स्पेसिफाइड एक रोल के अंदर एज अ स्पेसिफिक जो है ना क्या कहते हैं उसको, स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर खेल रहे हैं इस टाइम वो टीम में। exactly. उस रोल को निभाना उनके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले कहा था कि 2 अच्छी बॉल करके 4 नॉर्मल गेंदें करना। आप बहुत अच्छे स्पिनर थे, मैं आपको बताऊं, अली बहुत अच्छे स्पिनर थे। जब से उनको मिकी ऑथर ने बैटिंग वाली साइड पर लाया ना तो शादाब उस कलर में नहीं आई। ये हकीकत है, माननी चाहिए। हमें भी बुरा लगता है, हम चाहते हैं कि शादाब विकेट ले लेकिन नहीं लेते। इसके बाद रब्बानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अली ताबिश भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हम वापस आके ना थोड़ा सा बैकअप करते हैं कि कौन सा किसकी सिफारिश में आया और कौन सा प्लेयर जो है किसकी सिफारिश में इस वक्त टीम में मौजूद है। और कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं कि जो 4 साल हमें नजर नहीं आते लेकिन वो फिर भी टीम में रहते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और अब बात करेंगे कुछ ऐसे प्लेयर्स पे कि जो अभी भी पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है और कभी कभार वो 4 साल के लिए गायब हो जाते हैं, कभी कभार वो 3 साल के लिए गायब हो जाते हैं, कभी 2 साल के लिए गायब हो जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। रब्बानी साहब आपकी तरफ जाऊंगा। ये हारिस सोहेल ये उसी तरह के प्लेयर बनते जा रहे हैं जिस तरह के शोएब मलिक एक जमाने में, कमरान अकमल एक जमाने में, कि 3-3 साल क्रिकेट नहीं खेली, जब वर्ल्ड कप के करीब हैं तो आपकी सिलेक्टर्स पे फिर नजर पड़ जाती है, आपको वापस ले आते हैं। हालांकि हारिस सोहेल की जो पिक्चर्स थी वो बड़ी वायरल हुई थी, बड़ा बल्कि सा उनका जिस्म हुआ है और वो बिल्कुल इस तरह नहीं लग रहा कि वो लॉन्गर फॉर्मेट खेल सकते हैं। तो हारिस सोहेल एक दफा फिर इंजर हो चुके हैं, पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन उतनी इंजरी किसी और प्लेयर की होती तो उसको अभी तक बाहर बटा के उसकी रिप्लेसमेंट भी ले आती। तो ये कौन सी पर्ची है उनके पास? वो इसका जवाब ये है कि वो जनरल की वाइफ ही जनरल होती है ना सर। अच्छा, तो वो प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क का कि वो जो पुराने घोड़े होते हैं उनको हम नई काठी डाल के रेस में डालने की कोशिश करते हैं जबकि टाइम फॉर अवे। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ यहाँ यही नहीं है, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर है। और वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि कुछ दोस्तियां निभाई जाती हैं और कुछ फेवरेटिज्म है। और मैं पर्चियां तो छोटा लफ्ज हो गया ना। अच्छा। वो सेम लाइक अभी अगर इस फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो व्हाई नॉट के इस वनडे के अंदर भी इमाद वसीम इंडक्ट होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो कहते हुए शर्म भी आती है और ना कहें तो फिर दिल आजारी भी होती है। तो लेकिन सर इमाद की थोड़ी सी फिटनेस का प्रॉब्लम नहीं है? देखिए अगर यही बात करेंगे तो सेम आप हारिस सोहेल पे वापस आ जाएं। नहीं देखिए, हम तो इस तरह कर रहे हैं ना कि हम तो बेहतरी चाह रहे हैं ना, हम क्रिकेट की बेहतरी चाह रहे हैं। हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए हारिस सोहेल की फिटनेस के ऊपर तो हम सवाल उठा रहे हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि इमाद पहले अपने आप को थोड़ा सा फिट कर ले, उसके बाद आ जाए। मैं बेशक आप यू आर एब्सोल्यूट, मैं आपको लाइन से गिनवाना शुरू कर देता हूँ जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपके बहुत शाताज प्लेयर जाया किए हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो मेरे पाकिस्तान का, डू यू नो पाकिस्तान का फास्टेस्ट बॉलर कौन था या है? हाँ, शोएब अख्तर का नाम लिया जाता है। यस। गलत बता रहा हूँ, शोएब अख्तर बाद में आया। शोएब अख्तर अपने मुंह से मानता है मोहम्मद जाहिद वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द पाकिस्तान, जिसको सारी जिंदगी हमने खिलाया नहीं।
नहीं खिलाया, उसको खराब किया। नहीं खिलाया किस तरह सर? जिस तरह आजकल उसामा मीर को खराब कर रहे हैं, मोहम्मद जाहिद को टूर पे रखा गया और सारी जिंदगी उनको वो बस 1-2 मैचेस दिए गए 4-5-6 महीनों बाद। वो आप मोहम्मद जाहिद दूसरे हैं जो वो 92 वाले वर्ल्ड कप की मोहम्मद जाहिद वाली बात। नहीं मोहम्मद वो बात की है वो। अच्छा ठीक है, ये बाद वाले ठीक है, ये बाद वाले हैं जिनका एक्शन भी बड़ा चीकी सा था, फोल्ड और ओवर आर्म एक्शन से बॉल करते थे। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इनको जाया किया गया था, इसको बैक स्ट्रेन, इसकी बैकअप में इंजरी आई थी और इसको बेचारे को जाया किया था। रमीज राजा साहब उस वक्त कैप्टन होते थे और इसको श्रीलंका की खड्डा विकेटों पे जोर लगवा के, ये मोनोपोली है, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। तो सर उस तरह तो फिर आपको पता है कि मूसा खान को जाया किया गया, कितनी अच्छी फॉर्म में था, उसको ऑस्ट्रेलिया जाके तीनों फॉर्मेट्स की कैप दी गई। अब मूसा खान आपकी प्रायोरिटीज में नहीं है, बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बहुत दूर। मूसा खान को मैंने बाकायदा तौर पे अली रकवी के साथ बातचीत करके इंडक्ट करवाया था, ये भी बता देता हूँ आज आप। अच्छा ठीक है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ठीक। ये कहाँ का किसका बच्चा है, कहाँ खेलता था, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। कभी प्रोग्राम करें तो बड़ा प्रोग्राम आपका हिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आपके साथ प्रोग्राम में बात करेंगे मूसा खान के हवाले से इंशाल्लाह। व्हाई नॉट। फेवरेटिज्म में अगर आप अभी करंट एरा में बात करें तो अभी भी आपकी टीम के अलावा, टीम बैंक मार्च के अलावा भी प्लेयर मौजूद हैं जिनको इंडक्ट नहीं किया जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर इस तरह तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं ना। देखें अब जब मैं अब अली की तरफ भी जाऊंगा, हारिस सोहेल वाला सवाल पूछूंगा, लेकिन नाज़रीन को बताने के लिए ये भी उनको बताना चाहिए, किसी जमाने में इंजमाम उल हक अपनी जो है ना वो उनकी रिजीम चल रही थी, 2003-4 में वो कप्तान बने, 3 में आई थिंक 7 तक वो कप्तान रहे, वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने टीम को संभाला। आसिम कमाल भी तो जाया हुए ना, आसिम कमाल जाया हुए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि जाया होते हैं। आजकल देखें बाबर आजम है, रिजवान है, बहुत अच्छा परफॉर्म करें, उनके ऊपर बात करेंगे तो सारी कौम जो है ना कहती है जी कि ये पता नहीं कौन है, ये किस तरह बात कर रहा है, इसका कोई एजेंडा है, इनके चैनल का एजेंडा है। लेकिन रब्बानी साहब एजेंडा है या नहीं है, लेकिन मसला तो ये भी है कि साइम अयूब ओपनर हैं, हारिस ओपनर हैं, वो भी तो ओपनर है, उनको हम खराब कर रहे हैं। मैं इसका जवाब ये दूंगा कि मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर मैं तो नहीं बोल सकता, मैं तो बंद है, मेरा मुंह बंद है, कान बंद है। बिल्कुल ठीक है सर, ये मैं हारिस का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, फिर उसके बाद एक दो प्लेयर्स और हैं। अली थोड़ा सा हारिस के ऊपर बताइएगा कि ये अभी आए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की, वापस इंजर हो गए, जिस्म उनका आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी वो टीम के साथ है और अभी प्रिसाइसली बताया गया है कि हारिस सोहेल पहले मैच के लिए ड्रॉप हुए हैं, मतलब कि प्रायोरिटी में है कि किसी ना किसी तरह इनको जो है वो दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां मैच जो है खिलाया जाए। अगर इसी तरह आप देखेंगे छोटी सी इंजरी होती है ना पीएसएल में, जब पैसे लगे होते हैं किसी फ्रेंचाइज के, ठीक है, रूल आउट हो गए जी, दानी रूल आउट हो गए, मीर हमजा रूल आउट हो गए, वो इस नेशनल टीम से जो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन क्या होता है कि वहां पे पैसे लगे होते हैं ऑनर्स के, वो देख रहे होते हैं यार ये नहीं खेल सकता, तो ये पाकिस्तान टीम के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। एक चीज जो मैंने पहले भी कही, अडेप्टेबिलिटी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं उनके साथ दोस्ती भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और फिर उनके साथ साथ ऑब्वियसली कुछ फेथ सिस्टम भी होता है, बिलीफ भी होता है कि अगर मैं कहूँ कि यार मेरे जो बॉस है उसका जो है ना मेरे ऊपर यकीन है, तो वो सारे अच्छे काम मुझे करने को बोलता है। पूरी दुनिया में होता है, ये हर जगह होता है कि जहाँ पे जिसको समझा कि यार मुझे पता है कि ये मेरा शो हसनैन बहुत अच्छा होस्ट कर सकता है, मैंने हसनैन से होस्ट करवाना है, मुझे नहीं पता कौन मेरे कितने खिलाफ बात करे। तो मिडिल ऑर्डर में जिसको जहां पे पसंद था, चाहिए था कि मुझे हारिस सोहेल चाहिए, उसकी कुछ बैकिंग भी है। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस उनकी लिस्ट है क्रिकेट की बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान कप में जो उन्होंने लास्ट परफॉर्म किया कुछ अर्सा पहले, थोड़ा सा टाइम हो गया, बिल्कुल सही बात है, वो बहुत अच्छी थी। और एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर आपको जो कंसिस्टेंसी और जो है ना टेम्परामेंट और वो जो कि एक रसूख के साथ गेम खेलने वाला इंसान जो बैट्समैन चाहिए इन द मिडिल ऑर्डर, वो हारिस सोहेल इज दैट। बट दैट रिमेन्स टू बी सीन के हारिस सोहेल इतने इंजरी प्रोन क्यों हैं। आज भी जो उनको इंजरी हुई या कल हुई, वो प्रैक्टिस के दौरान नसीम शाह के साथ टकराने से उनका कंधा लग गया, तो वो समझना उसको बहुत नाजुक हैं। लेकिन अगर उनकी जिस तरह रबानी साहब कह रहे हैं ना, अगर मैं आपसे भी इनपुट लेना चाहता हूं, अगर हम इतने बल्कि हारिस सोहेल को इंटैक्ट कर सकते हैं तो वाई नॉट इमाद वसीम के हवाले से भी आपको बताते चलूं, बाबर आजम ने बोला जी कि वो 2-3 साल टीम के साथ नहीं थे, हम किस तरह से एकदम उनको ओडीआई स्क्वाड में लेके आए और किस तरह से वर्ल्ड कप में लेके जाएं, तो हारिस भी तो पिछले 2-3 साल में हमें नजर नहीं आए। बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन उस टाइम पे हारिस सोहेल वाज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट
इमाद वसीम वाज नॉट रियली प्लेइंग अप टू, मतलब जिस उनको खेलना चाहिए जब था, बंदा खेल रहा हो शकील शेख साहब और रमीज राजा की लड़ाई के दरमियान जो है वो इमाद वसीम आ जाए तो उसने हर्ट होके घर ही बैठना ना, उसने 4 दिन की क्रिकेट तो नहीं खेलनी ना। देखिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्लेयर को भी खुद लेना चाहिए कि यार अगर इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अदर पार्टीज, ठीक है, और आप कहीं से उसमें इन्वॉल्व हो, आपका देखें क्रिकेट वो गेम है जिसके अंदर एनी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर, सिर्फ क्रिकेट नहीं, जहां पे स्किल मैटर्स द मोस्ट, आपकी शक्ल मैटर नहीं करती, ठीक है, आपका जो है ना वो कुछ हद तक ओवरऑल 100% नहीं कह रहा, मे बी 10% आपकी जिसामत भी मैटर नहीं करती, कोई छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, थोड़ा सा बल्कि भी हो सकता है, थोड़ा सा, नॉट स्लाइटली, मतलब स्लाइटली नॉट टू मच, ठीक है। मैं हकीम कॉर्नवॉल वाज एन एक्सेप्शन इन दैट रिगार्ड, जो वेस्ट इंडीज के अच्छे खासे भारी ओपनर आए थे, आपने देखा होगा उनको शायद, लेकिन अगर आप कंटिन्यूड उसमें स्किल अपना दिखाते नहीं रहेंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस ओवर एंड ओवर अगेन बताते नहीं रहेंगे, टू बी इन दैट पोजीशन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्लेयर के लिए। रब्बानी साहब आपकी तरफ आएंगे, एक और इमाद के ऊपर तो आपने इनपुट दे दिया और हारिस सोहेल के ऊपर आपने इनपुट दे दिया, एक शख्स और आज टीम में शामिल हो चुके, मुबारक हो आपको भी, पूरी कौम को भी मुबारक हो, शान मसूद सर, वो माशाल्लाह से पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बन चुके और मिकी ऑथर के आते साथ ही उन्होंने शान मसूद को इंडक्ट करवा दिया। फिर शान मसूद को मिकी आतर साहब ने इंडक्ट नहीं कराया सर, शान मसूद का बायोडेटा आप चेक करवा लें, पता चल जाएगा इंडक्ट कहाँ से हुआ। अच्छा, मसूद साहब जो है ना आपके फेडरल कैपिटल से भी बड़े असरसूख हैं मादरत के साथ। नहीं वो तो हैं, वो तो सर बड़े बैंकर्स और बड़े मामलात और फेडरल में बहुत सारी उनकी सिफारिशें हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं और बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन ही इज वेरी क्लोज टू मिकी ऑर्थर। देखिए ब्यूरोक्रेसी उनको टीम तक तो पहुंचा सकती थी, वो पहुंचाया। शान मसूद 2-3 साल से टीम के साथ हैं लेकिन इन एंड आउट हैं, लेकिन अब मिकी ऑर्थर के आने के बाद मैं कह रहा हूं कि उनको चांस भी मिलेगा क्योंकि उनकी काउंटी खेलते हैं, डर्बीशायर खेलते हैं और बड़े क्लोज हैं, उनके कैप्टन भी यही है। देखिए अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बात करूं ना कि शान मसूद पे, तो शान मसूद पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते डेफिनेटली, जिस तरह के वो टेक्निकल तो बड़े साउंड प्लेयर हैं, वो फिजिकली फिट है नंबर 1, आजकल के एरा के अंदर आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है नंबर 1। आपका बाबर आजम भी फिजिकली फिट नहीं है, आप भगा के देख लीजिएगा उसको, ठीक है। जो मोहम्मद रिजवान है वो भी इंजरी कैरी कर रहा है, लेकिन वो उसकी मेंटल अप्रोच बहुत स्ट्रांग है, प्लस वो अपनी विल पावर पे काम कर जाता है। जिस तरह वो 104 बुखार के अंदर से बाहर आ गया था और अगले दिन वो खेला था। वो इंजरी कैरी कर रहा है और वो बता नहीं रहे हैं कि जी होता है, वो चल रहा है, लेकिन वो अपने साथ दुश्मनी कर रहा है। ये मैं आपको बताऊं, खुदा ना खास्ता आगे जाके उसकी इंजरी कोई बड़ी शेप अगर ले गई तो इट्स लुक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड एज वेल टेस्ट क्रिकेट। अच्छा। अब आप वापस आ जाए आप शान मसूद से। शान मसूद के अंदर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी साउंड प्लेयर, बट इसके साथ भी इस सारी पीछे डायलेमा के बावजूद भी उसके साथ ज्यादती हुई है। तो ज्यादती ये हुई है कि उसको जब क्रिकेट खिलानी चाहिए थी उस वक्त उसको खिलाया नहीं, ठीक है। अब वो इसको मैं क्लियर वर्ड कहूंगा, वो रिवेंज होता है। वो उस रिवेंज के अंदर अभी जब हम लास्ट T20 में बैठे हुए थे, तो जब रिजवान की 100 लगने वाला था, नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो था इमाद वसीम, और वो 100 नहीं हो सका, वो चाहता 2 चौके लगा दिए। आपने देखा ना ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ था। ड्रेसिंग रूम के अंदर बाबर आजम ने बकायदा की बॉडी लैंग्वेज ड्रेसिंग रूम में कैमरा दिखा रहा था। इतनी तो बाबर आजम को मैच हारने में परेशानी नहीं हुई थी जितनी उनको रिजवान की सेंचुरी भी होगी। यही समझाना चाह रहा हूँ, दिस इज अ ट्राइका। उसको आपने उसके अंदर, अब टीम के अंदर कोई माने या ना माने, एक पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग है भाई, है, क्लियर बता रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा है। वो जब तक आप अपने पर्सनल लेवल को जब तक माइनस नहीं करेंगे, आपका लेवल जो है वो पाकिस्तान है, नॉट अ पर्सनल लेवल, नॉट अ लोकल लेवल, नॉट अ डोमेस्टिक लेवल, नॉट अ ये जो PSL है लीग क्रिकेट लेवल। रब्बानी साहब, एक तो बात आपको भी पता है ना कि यहाँ पे 3 लोग टीम बनाते हैं और इसी वजह से एक रीजन से आपको 7-7 प्लेयर नजर आते हैं। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए ना, कुछ 2-3 लड़के लाहौर से हों, 2-3 लड़के इस्लामाबाद से हों, 2-3 लड़के कराची से हों, एक आध कश्मीर से हो, एक आध KPK से हो, एक आध पूरे पाकिस्तान के, लेकिन एक रीजन से 7-8 प्लेयर्स जो है ना पिछले 2-3 साल से टीम में खेल रहे हैं। सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे पाकिस्तान से, लेकिन अनफॉर्चुनेट यहाँ थोड़े से हमें देखना पड़ेगा कि
अगर पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक रीजन से बेस्ट लॉट उठ रही है तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ पूरे पाकिस्तान से आपने लेनी है, क्योंकि लॉट आपने देखनी है कि वो पाकिस्तानी है, वो बाहर से नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी को नेग्लेक्ट करते हैं, जरा एक जमाने के अंदर कराची मदरफ क्रिकेट होता था तो टोटल पंजाब लाहौर नेग्लेक्ट होता था, आज वही वतीरा अपना रहे हैं और मैं इस लसानियत को हटाना चाहता हूँ। मेरा ये मैसेज है, इसको यहाँ से निकाले। क्रिकेट इज ऑल ऑफ क्रिकेट, इट्स नॉट अ सिंगल क्रिकेट फ्रॉम इस्लामाबाद। लेकिन रब्बानी साहब ये तो होना चाहिए ना कि ये जो 3-4 लोग टीम सिलेक्ट करते हैं, जो कि प्लेयर पावर की बात अक्सर शुएब जट साहब भी करते रहते हैं, वो तो कहीं ना कहीं है ना, मतलब कि आपको फिर एक ही रीजन के प्लेयर नजर आते हैं, दूसरे रीजन के आपको प्लेयर नजर नहीं आते। मैं बोलूंगा तो फिर आप परेशानी का शिकार सर बोल दें सर, बोल दें। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भी रिलेशन खराब करा हुआ, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, आपकी तरफ आते हैं अली भाई, वो रब्बानी साहब को ना किसी दिन यहाँ पे बैठा के इनसे बुलवाएंगे। ये बताएं कि शान मसूद के जिस तरह इन्होंने बोला है कि मतलब मेरी इतलात के मुताबिक मिकी ऑथर उनको बड़ा पसंद करते हैं, फेडरल में भी उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, यूपीएल के प्रेसिडेंट उनके वाले साहब, ठीक है, जुबान से आम है ये बातें, सारों को पता है, सारे सुनते हैं, लेकिन टीम के साथ तो कैरी हो रहे थे, वो जिस तरह होता है ना कि नजर उतारने के लिए शायद टीम के साथ उनको रखा हुआ था, लेकिन अब वो टीम में भी नजर आएंगे क्योंकि अब एक और बैकिंग मिल चुकी है। लेकिन ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट तक ठीक है, इनको ऊपर वाले सर्किट से तो मेरे ख्याल बाय बाय करना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं अपनी हेडलाइंस भी जो है ना इस तरह की लग रही होती है, जारे मिजाज बल्लेबाज शान मसूद, जारे मिजाज भाई, टेक्निकली वेरी साउंड, बट लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि यार शान मसूद ने कोई 20 बालों पे 50 रन बना के पाकिस्तान को मैच जितवा दिया हो, डोमेस्टिक में भी या ऊपर भी। देखिए, उनका जहां तक 20 पे 50 करने का है तो मुझे ये लगता है कि वो कर भी सकते हैं इफ ही पुट्स हिज माइंड टू इट। वंस इन अ ब्लू मून। टेम्परामेंटली ही इज वेरी साउंड, ठीक है, जैसे भी आपने कहा, लेकिन हाँ टेक्निकली वेरी साउंड, लेकिन टेम्परामेंटली भी बहुत साउंड है। एक स्टैट है जो एंडी फ्लावर ने शेयर किया था, वो ये था कि जब हम शान मसूद का मुल्तान के अंदर स्पॉट देख रहे थे कि उसको कहाँ बैटिंग करानी है, तो उससे पूछा गया कि यार तुम ओपनिंग में ये तुम्हारे स्टैट्स हैं, तो उसने कहा गया, उसने जवाब ये दिया कि सर मुझे कहा गया था तुमने 125-128 के स्ट्राइक रेट पे खेलना है और आप मेरा स्ट्राइक रेट चेक करें। हिज स्ट्राइक रेट वाज 128। फिर मुझे रोल दिया गया था एंकर का मुल्तान में, जब रिजवान को मैं ख्याल से पहली दफा कैप्टन बनाने से पहले की बात है, जब मुल्तान की टीम थी, कि मुझे आई थिंक जिसमें शायद अफरीदी भी खेल रहे थे, उस पीएसएल की बात है, कि मुझे कहा गया कि तुमने इस पे खेलना, मैं इस पे खेल रहा था। जब आप इतनी कैलकुलेशन से खेल सकते हैं तो व्हाई नॉट, एक चीज। लेकिन जब आपके पास प्लेयर्स मौजूद हों जो प्रोलिफिक परफॉर्म कर रहे हो T20 के अंदर, बाबर, रिजवान, इवन हारिस फॉर दैट मैटर डोमेस्टिक के अंदर, साइम अयूब को हम लेके आए, जो मैं उनकी रीजन वाली बात थी उससे थोड़ा सा आपकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। साइम अयूब सिंध से खेल रहे थे, उनकी सारी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक की सिंध से कामयाब रही, सिंध की टीम में खेल रहे थे, तो है ना बेचारा सर, एक की बात नहीं ना, स्किल की बात दिया आपने, स्किल की बात है। मैं एक इलाके के खिलाफ नहीं हूं, हमारा भी वही इलाका है जहां पे वो होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इस तरह नहीं होना चाहिए ना। रब्बानी साहब वाली बात भी ठीक है, जब आप टीम सिलेक्ट करेंगे ना फिर आपकी नजर एक ही तरफ रहेगी, जब सिलेक्टर सिलेक्ट करेंगे वो पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट करेंगे, दैट्स द रियलिटी। मोहम्मद वसीम कल वो कुछ कह रहे थे जी कि वो क्या कहते हैं, ये पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हैं, पिछले 3 साल से इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करते थे, बाबर को भी, रिजवान को भी, ठीक है, और यही दोनों जो है पूरी टीम सिलेक्ट करते थे। आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर कि जितने ये क्रिटिक्स हैं ना, वो भूल जाते हैं कि वो भी क्रिकेट खेलता होते क्रिकेट खेलते भी होते तो सिलेक्ट भी करते और अपने जमाने में कहते देखे होता है क्रिकेट है, लेकिन हारता है एक दिन, ऐसी बातें करते वक्त वो भूल जाते हैं इन चीजों को। लेकिन आई थिंक उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो बसी हुई है बात कि जब हम खेल रहे थे तब हमारे साथ भी यही हो रहा था, तो जरूरी नहीं है कि आप वही करो उनके साथ, ठीक हो गया, आप स्किल के ऊपर क्रिटिसाइज करो, डन हो गया। अली हमारे साथ मौजूद है और रब्बानी साहब हमारे साथ मौजूद है। इसके बाद हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 1-2 प्लेयर्स और हैं, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे और फिर मैच के हवाले से भी आपको बताएंगे कि कितने कुछ रन बनेंगे और क्या पाकिस्तान चेस करेगा या नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और अब बात करेंगे 1-2 प्लेयर्स और भी हैं जो कि टेक्निकली बड़ी साउंड है लेकिन उनको नहीं रखा जाता, और जिस तरह शान मसूद की हम बात करते हैं, शान मसूद टेक्निकली साउंड भी हैं माशाल्लाह से, बहुत भी और भी उनके कमालात हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं रखा गया। अब्दुल्ला शफीक को हम देखते हैं कि वो टेस्ट में भी परफॉर्म कर चुके हैं, उसके बाद लाहौर कलंदर की जानिब से टॉप परफॉर्मर थे और वाहिद लाहौरिये थे जिन्होंने लाहौरियों को खुश किया लाहौर कलंदर से बैटिंग करते हुए। लेकिन अब एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि पहले मैच में वो नजर नहीं आ रहे, मतलब प्रायोरिटी में नहीं है, जहां पर टीम फेल होगी वहां पे अब्दुल्ला शफीक को लाया जाएगा। रब्बानी साहब, अब्दुल्ला शफीक के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या कोई ज्यादती हुई अब्दुल्ला शफीक के साथ या उनको वेट करना चाहिए?
लेकिन असनान साहब बात सिर्फ इतनी है, आपका रबड़ को खींचें जितनी मर्जी लंबी हो जाए, जिस जगह पे जिस पे आपने खिलाना होता है, माजी से पीसीबी का वतीरा रहा है, उसके पीसीबी नहीं सॉरी पीसीबी के जो टीम है उसमें कप्तानों का वतीरा रहा है कि आपने अपनी जगह बचाने के लिए प्लेयर जाया किए हैं। इंजमाम की बात करूं, वसीम अकरम वकार की बात करूं, उन्होंने अपने शुभ अख्तर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा जगह बना गया, वरना नेम से जाहिद हुआ, उसमें और बहुत से प्लेयर आए वो जाया होके गए हैं। इसी तरह बहुत सारे और प्लेयर थे, बैट्समैन थे, वो जाया होके गए। इस तरह अभी आपने बताया कि वो लेफ्ट हैंडेड जो कराची का प्लेयर था, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, वो जाया हुआ। उसके अलावा बहुत सारे हैं जो बेचारे जाया हुए हैं। सेम ये अब्दुल्ला शफीक को आपने धक्के से आपने उसको T20 के अंदर उसका स्ट्राइक रेट बढ़वा के उसकी क्रिकेट चेंज करवा के उसको आपने खिलाया है। बेसिकली वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो T20 बेशक खेल रहा है लेकिन वो ODI का प्लेयर है। जब आपके पहले भी उसमें मैंने बात की थी कि उसको T20 में नहीं ODI में डालें, ODI का वो बैट्समैन है, ODI में डालें उसको। भाई वो खेलेगा सही, उसका स्ट्राइक रेट भी ODI के मुताबिक है, उसकी क्रिकेटिंग स्टाइल भी जो है ना बेसिक जो है ODI और टेस्ट, इवन देन वो टेस्ट भी खेल सकता है, आपको मैं बता रहा हूँ, वो टेस्ट प्लेयर है। तो एग्जैक्टली टेस्ट से ही ऊपर आया, टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंसेस बड़ी शानदार हैं। ठीक है, फिर आपने दो नाम अभी बीच में भी एरे के अंदर है कि वो आपने टेस्ट क्रिकेट खिलाई और उनको भी निकाल के बाहर फेंक दिया। वो बट को ओपन कराते रहे, इमरान बट है शायद उसका नाम, और वो हमारा पिंडी का लड़का जो रिकॉर्ड बना गया था, रिकॉर्ड तो आबिद अली ODI में भी और टेस्ट में सेंचुरी करके। तो एक बात ये भी आई थी कि उसको किसी तरह उसको छोटी टीम के T20 खिला देते, एक उसमें सेंचुरी कर गया तो वर्ल्ड के अंदर पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये हमारी सोच जो है ना नाक से आगे नहीं जाती ना, हमने जाया करना होता है। अभी पहले ये होता था, बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, अभी किसी को बुरा लगे तो लगे, आपने जब किसी प्लेयर को जाया करना है ना, पाकिस्तान क्रिकेट में ये होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है कि जब किसी प्लेयर को अपने अफसाइन की मिसाल ले ले, शुक्र करें इसको ये मिल गई डोमेस्टिक, अदरवाइज इसको ले जाके इन्होंने खिलाना था ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के अंदर, जब बहुत सी विकेट मिलती उसका सत्यानाश हो जाता। ये बॉलर्स के साथ भी ऐसा करते हैं, बैट्समैन के साथ भी ऐसा करते हैं, या बिल्कुल नहीं हुआ तो इसको इंग्लैंड ले जाके सेविंग विकेट पे खिला देते हैं, जहां बॉल की समझ ही नहीं आती क्योंकि क्लाउड इतना नीचे आया हुआ होता है कि वो आपको जब पिच हो रहा होता है बॉल तब नजर आता है कि ओ ये क्या हुआ मेरे साथ। रब्बानी साहब, ये पाकिस्तान की टीम फिर आग का दरिया और इसे डूब के जाना है। नहीं, डूब के नहीं जाना। आप देखें, आप जब जैसा मैं और आप या जल के जाना है मैं और आप जब बात कर सकते हैं तो जो थिंक टैंक बैठा है उसको बात समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये प्लानिंग के साथ काम किया जाता है। सईद अजमल को जाया किया, सईद अजमल से कहीं ज्यादा डिग्री बिल्कुल ही खत्म थी मुरलीधरन की और अश्विन की, वो दोनों खेले, उनके बोर्ड उनके साथ अपने बोर्ड खड़े रहे, स्ट्रॉन्ग थे, उनको खिलाया गया। आपकी टीम के साथ ये होता आ रहा है, वाइट क्रिकेट बचा हुआ है जिसकी वजह से झंडा जाता है। मैं किसी दिन आर्टिकल आपको मैंने एक लिखा हुआ शो कर दूंगा, बड़े उसके एविडेंस के साथ है कि कब कहां कैसे किले ठोके गए, और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का जो फ्लैग जाता है उसको भी किसी तरह नीचे दिखाया जा सके। और इसमें न सिर्फ हमारे मीर जाफर मीर सादिक शामिल है, बाहर के लोग खासकर जो हमारे प्रवासी वाले के उनका बहुत ज्यादा हाथ था, जिसमें अगर आपको मैं याद करा दूं, जब बिग 3 बना था तो बेसिकली किसी और कंट्री को नीचे दिखाने के लिए नहीं बना था, वो पाकिस्तान के लिए था। और हमने बहुत सफर किया था उस एरा के अंदर, और बहुत अच्छी डिप्लोमेसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। हाँ, इसमें ये आपको जाना चाहिए कि जब आप नाम लेंगे तो हम भी फेवरेटिज्म ना कर देंगे। उसमें खालिद महमूद साहब ने किरदार अदा किया था, लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब ने किरदार अदा किया था। बिल्कुल, ये लोग थे जो आगे जाके उस बिग 3 के खिलाफ काम कर गए थे। वरना और दो नाम लूंगा, वो तो कह रहे थे किसी तरह उनको लालच दी गई थी कि आपको तो एशियन क्रिकेट में सीट मिल जाएगी, बैठे रहे। ठीक हो गया रबाइन साहब समझ रहा, ठीक हो गया। वैसे भी रबाइन साहब के साथ जब गपशप होती है ना लिवाई, तो बात फिर दूर तलक जाती है। सीनियर जर्नलिस्ट है उसामा मीर के ऊपर फिर आप इनपुट दे दें कि उसामा मीर को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। और एक और आपको बता दो जो इंटरेस्टिंग चीज, आप अभी क्रिक इन्फो की वेबसाइट खोलें, जितनी भी हमारी आवाम सुन रही है उनसे भी गुजारिश है, जाके स्कॉट चेक करें ना, उसामा मीर को एज ए बॉलर रखा गया है और आपके वाइस कप्तान एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। हालांकि इस वक्त टक्कर जो है वो उसामा मीर और शादाब खान की है, डायरेक्टली कनेक्शन है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। और आई थिंक सो आजकल वो भरपूर फॉर्म में, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। अक्सर ऐसे ही होता है जब आप भरपूर फॉर्म में होते हैं। और एक दिन मैं बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो कह रहे थे नहीं अभी बच्चों को टाइम देना चाहिए। अरे भाई, बच्चे आज फॉर्म में, इसको खिलाओ, जब ये फॉर्म में परफॉर्म करेंगे आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है। जब फॉर्म नहीं होती तो फिर 2 मैच खिला के तो बच्चे बाय बाय। आई थिंक अगर
उस तरह से कंपेयर किया जाए तो आई थिंक बैटिंग में शदाब का पलड़ा थोड़ा सा भारी होगा उसामा मीर से, रिलायबिलिटी के फैक्टर लेकिन में। बॉलिंग में फिर उनका फिर बहुत बारी बॉलिंग में देखिए, बॉलिंग में हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट का ज्यादा है नहीं देखने का उसामा मीर के हिसाब से। 2 मैच खेले हैं वो, पिछले जो खेले थे 3 मैच खेले थे एग्जैक्टली। लेकिन उसामा मीर का टीम में होना एक तरह से जरूरी इस वजह से मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होता अगर होते 2 लेग स्पिनर एक साथ पाकिस्तान खिलाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पास लेफ्ट स्पिनर और राइट आर्म ऑफ स्पिनर का ऑप्शन भी है, आगा सलमान की सूरत में, हारिस सुहेल की सूरत में, मोहम्मद नवाज की सूरत में। तो 2 लेग स्पिनर एक साथ खेलना बड़ा मुश्किल है, जो शायद रबानी साहब ने पहले बात की थी। मोहम्मद जाहिद साहब को भी रखा हुआ था टीम में, लेकिन शदाब खेल रहे थे तो जाहिद नहीं खेलते थे टीम में, तो वो एक उसके ऊपर। लेकिन बिलीव करना कि शदाब विल परफॉर्म, लेट्स गिव हिम टाइम, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उसको यार वाइस कैप्टन किसी वजह से बनाया, उसके अंदर कुछ है, कुछ मादा है, तो उसको बताया, थोड़ा सा उसको बैक करने की जरूरत है। लड़के में दम है, वो हमने देख लिया हुआ है कि उसमें है दम, ही कैन डू इट, वी नो एंड वी वांट हिम टू डू वेल एज वेल, भी है बादशाह का, तो दैट टू। लेकिन उसको आई थिंक खिलाना और उसको वो कॉन्फिडेंस देना कि यार तुम जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो वो भी कर लो, देखो नहीं चल रहा। उसके बाद कोचेस का काम आता है। हमारे पास पिछले कुछ अरसे में ये भी मसला था, हमारे पास डिफिनिटिव कोच नहीं था। पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग का अभी भी कोई कोच नहीं है, लेकिन सकलैन मुश्ताक साहब हेड कोच थे, स्पिन बॉलिंग के कोच नहीं थे, लेकिन वो कोचिंग का वहां पे काम आपको नजर आता है कि बताया यार तूने 4 गेंदें जो नॉर्मल की वो तू बेहतर कर सकता है इस तरह करने में। अली गॉट योर पॉइंट। अच्छा रबानी साहब आपकी तरफ आते हैं, बैक टू मैच। अब 176 रन हो चुके हैं इस वक्त न्यूजीलैंड के, 33 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, तो बल्कि 34वें ओवर की 2 गेंदें भी हो चुकी हैं और विकेट्स अभी तक 2 ही गिरी है। तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि T20 की जिद्दत के बाद आखिरी 10 ओवर्स में यहाँ पे भी बहुत ज्यादा धुलाई होती है बॉलर्स की। एक्चुअली देखें, मैंने कहा ना अब ये यहाँ पे ये मैच्योर क्रिकेट, विलियमसन इस चीज में माहिर है, तो यहाँ पे अब आपकी क्रिकेट को देखना पड़ेगा कि आपने डेप्थ बॉलिंग कैसे करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने रन कंटेन कितने जाना है, ये आपने प्लान्स के अंदर होता है ना आपके ABC प्लान, आपने रन कंटेन करने जाना है या ऑल आउट जाना है। अब यहाँ पे आपकी जो पिछले कुछ अरसे से आपकी माजरत के साथ डेप्थ बॉलिंग के अंदर इतना कोई खास करके नहीं दिखा रही पाकिस्तान टीम, जिसके लिए मशहूर है, तो वो अब इसमें शाहीन शाह को भी मार पड़ी हुई है, इसमें हारिस रऊफ को भी मार पड़ी हुई है। यहाँ पे अगर आपके पास प्लेयर होता ना रन कंटेन करने के लिए, तो जमान यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो नहीं है। लेकिन आप रबानी साहब क्विकली बताइएगा कि पाकिस्तान को कितना एक रन यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए न्यूजीलैंड को? 270-80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 270। और अगर इससे ऊपर चला गया तो फिर खराब हो सकते हैं मामला। 300 ऑलवेज बेंचमार्क, सॉरी जो टेक्निकली स्पीकिंग जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है। अली आप क्या समझते हैं कितने रन होने चाहिए और कितने रन पाकिस्तान चेस कर सकता है? इन टोटल आई थिंक मैं कह चुका हूँ 320-325 तक वो करेंगे। पाकिस्तान के पास देखा जाए तो कैपेबिलिटी है 325 भी चेस करने की। 350 अगर ऑस्ट्रेलिया के फुल लेंथ स्ट्रेंथ स्क्वाड के खिलाफ कर लिए थे तो इनके नॉट पर्टिकुलरली फुल स्ट्रेंथ बट दिन नहीं चल रही, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। ये भी तो उनके माइंड में भी होना चाहिए कि अच्छे दिन नहीं चले तो हमें परफॉर्म करना है और हम उसको पावर करा दें, पूरा कर दें। अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और रबानी साहब थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया और आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने शो देखा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए तबसरों के साथ, नई खबरों के साथ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।